In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dear students, this is HR, your biology teacher. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक बेसिकली कौन सा है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सबसे पहले कौन से नाम होते हैं? एक इसको ऑक्सीडेटिव चेन भी कहते हैं और इसको हम रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं। अब याद रखें, इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके पास इस चेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन होती है। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक ट्रांसफ़र होंगे, यानी कि वो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स पे जंप करेंगे, ठीक है ना। अभी हम इन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि वाई इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी क्यों है, ठीक है। तो आपको पता है कि अभी तक आपने जो प्रोसेसेस पढ़े हैं, ठीक है ना, उन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है ना। आपने लिंक रिएक्शन पढ़ा है, ठीक है। आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ा है और अब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ रहे हैं। आपने ग्लाइकोलिसिस के अंदर एटीपी और NADH बेसिकली, NADPH नहीं, NADH, ठीक है, ये प्रोड्यूस किया। लिंक रिएक्शन के अंदर आपने NADH प्रोड्यूस किया फिर से, और क्रेब्स साइकिल में आपने ATP भी प्रोड्यूस किया, NADH भी प्रोड्यूस किया और FADH भी प्रोड्यूस किया, ठीक है ना। तो ये ATP तो हमें समझ आती है कि ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाएगी, ठीक है। जो NADH है और जो आपके पास FADH है, इसका क्या होता है, इसका क्या बनता है? तो याद रखें कि जो NADH है और जो FADH है, ठीक है ना, ये बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब? इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब? कि इनमें से इनके इलेक्ट्रॉन्स और इनके हाइड्रोजन्स को निकाल लिया जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखें कि आपके पास ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल ये सारे एक बहाने थे। किस किस्म के बहाने थे? कि हमने FAD और हमने NAD यानी कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स को हमने किन फॉर्म्स में कन्वर्ट करना था? रिड्यूस्ड फॉर्म में। हमने इन फॉर्म्स की रिडक्शन करनी थी, हमने इन फॉर्म्स को हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स दिलाने थे, ठीक है ना। और हमने इनको बनाना था FADH2 या फिर हमने इनको बनाना था NADH2 बेसिकली, ठीक है ना। और ये एनर्जी बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली और ये हाइड्रोजन हम कहाँ से लेते हैं? हम अपने फूड से लेते हैं। बेसिकली जो फूड हमने खाया होता है ना, हम उस फूड से ये चीज़ें ले रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने ग्लाइकोलिसिस में देखा था कि आपके पास ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुवेट बनेगा, ठीक है ना, ग्लूकोज से बनेगा पायरुवेट। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ठीक है, और पायरुवेट का फार्मूला C3H4O3। दो पायरुवेट बनते हैं, इसका मतलब आपके पास C3H4O3 और C3H4O3, इसका मतलब है 4 हाइड्रोजन लूज़ हुए हैं। और वो जो 4 हाइड्रोजन लूज़ हुए हैं वो बेसिकली गेन कौन करता है? वो NAD आता है, ठीक है। एक NAD 2 हाइड्रोजन ले जाता है और दूसरा NAD भी 2 हाइड्रोजन ले जाता है और NADH2 2 बन जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो हम खाने को बेसिकली इस्तेमाल करते हैं और हम क्या करते हैं? उससे एनर्जी हासिल करते हैं। अब याद रखिए, आपके पास ना एक क्वेश्चन होता है जिसको बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन चूँकि आप यहाँ पे डेफ़िनेटली इस चैनल पे आए हैं, तो यहाँ पे आपको मैं इंशाल्लाह ये चीज़ पढ़ाऊँगा कि सिर्फ वन वे फ़्लो ही यहाँ पे क्यों होता है। याद रखिएगा कि आपके पास अगर इस अरेंजमेंट को देखा जाए ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की अरेंजमेंट को देखा जाए, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास कॉम्प्लेक्स 1 है, देन कॉम्प्लेक्स 2 है, देन उसके बाद बाकी कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब याद रखिए, ऐसा ही क्यों होता है कि कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन आगे मूव करते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 आता है, कॉम्प्लेक्स 4 आता है और आपके पास ये चेन चलती है, ठीक है ना। इसकी रीज़न है आपके पास रिडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है, रिडॉक्स पोटेंशियल। आपने केमिस्ट्री के अंदर इसको पढ़ा तो होगा ही, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आप पढ़ते हैं ना, वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके पास इन कॉम्प्लेक्सेस के रिडॉक्स पोटेंशियल्स इस तरह से अरेंज हैं, ठीक है, कि आपके पास एक अगले वाला जो कोई भी मॉलिक्यूल है वो बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है, ठीक है।
वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है, और जो पहले वाला मॉलिक्यूल है वो डोनर होता है, ठीक है। वो पहले वाला मॉलिक्यूल क्या होता है, डोनर होता है। यानी जो चीज़ पहले आएगी वो डोनर होगी, जो चीज़ बाद में आएगी वो एक्सेप्टर होगी, ठीक है ना। यानी पहले वाला, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ आपके पास कॉम्प्लेक्स 1 की। तो अगर कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं ना किसी चीज़ से, तो ये पहले रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, ठीक है ना। बाद में ये यही इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा, ठीक है ना। कोएंजाइम क्यू को इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास बेसिकली इस चीज़ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि आपके पास किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं अपने कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अगर डिटेल पढ़ी जाए तो आपके पास सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है, जिसको कॉम्प्लेक्स 1 कहा है आपने, इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये है NADH, NADH डी हाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि डी हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन। तो इसके नाम से ही पता है कि ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो NADH को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पास अगर ये मैंने NADH2 डी हाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स बनाया, तो इसके पास क्या होगा, इसके पास NADH आएगा, ठीक है, NADH2 यानी कि, ठीक है, और वो NAD बन के चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ कि NADH2 आया और NAD बन के चला गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास किस कॉम्प्लेक्स की, आपके पास FADH2 डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। इसने भी वही काम करना है कि इसके पास FADH2 आएगा और इसने इसको FAD के अंदर कन्वर्ट कर देना है, यानी उसको ऑक्सीडाइज कर देना है, ठीक है ना। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डिफरेंस कहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। आपके पास जो NADH2 डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसको कॉम्प्लेक्स 1 में कह देता हूँ, ठीक है ना। हम अब से जो कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे उसको हम कॉम्प्लेक्स 1 2 के नाम से रेफर कर लेंगे। तो इसके अंदर एक तो FMN होता है और एक इसके अंदर FES होता है। FMN क्या है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, जो कि इसकी बॉडी का एक, यू कैन से, असेंशियल हिस्सा है, ठीक है ना। और FES यानी आयरन सल्फर सेंटर, ये भी इसके काम करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसका हिस्सा है। और अगर हम बात करते हैं ना FADH2 डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, तो इसके अंदर बेसिकली आयरन सल्फर सेंटर होता है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे बात कर ली इसके बारे में। देन हम आगे मज़ीद बात करें, ठीक है, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आ जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको, ठीक है। और मोर स्पेसिफिकली हम इसको कहते हैं साइटोक्रोम BC1 रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। फिर आपके पास अगला जो कॉम्प्लेक्स आता है, उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, इसके अंदर आपके पास दो साइटोक्रोम्स आते हैं, दैट इज़ साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ठीक है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें ना, सबसे पहले एक चीज़, जो एक पॉइंट जो हमने ऊपर छोड़ दिया, वो ये था कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती कहाँ पे है, ठीक है। तो इसकी जो लोकेशन है, दैट इज़ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और आपको पता है इनर मेम्ब्रेन पे फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, क्रिस्टाई हम कहते हैं फोल्ड्स को, ठीक है। वहाँ पे ये सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक दीवार बना दूँ, ठीक है, और मैं इस दीवार को इमेजिन करूँ कि ये आपके पास क्या चीज़ है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो एक दीवार के इस तरफ आपके पास क्या होगी, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस का क्या मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रियल की जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है, उनके दरमियान जो खाली जगह है उसको हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ का एरिया है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, जहाँ पे क्रेब्स साइकिल हुआ है, जहाँ पे NADH वगैरह FADH वगैरह बने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना कॉम्प्लेक्स 1 की, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि NADH2 आएगा, ठीक है, और वो NADH2 NAD बन जाएगा, ठीक है। वो अपने हाइड्रोजन और अपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो अपने हाइड्रोजन और अपने इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली उसने किसको दे दिए, कॉम्प्लेक्स 1 को। और उसके हाइड्रोजन कहाँ पे है, मैट्रिक्स के अंदर। अब याद रखिए एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, आप इस लाइन को देखिएगा,
कि ये आपके पास एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन, ठीक है ना, कि आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स छोड़े जाएंगे ना एट द टॉप ऑफ दिस यू कैन से चेन, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस चेन के ऊपर मूव करते जाएंगे, ये अपनी एनर्जी लूज़ करते जाएंगे, इनकी एनर्जी इस्तेमाल कहाँ पे होगी, जो आपके पास ये कॉम्प्लेक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस, ये इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और ये क्या करेंगे, प्रोटॉन्स को पंप करेंगे, यानी एच पॉजिटिव आइंस को पंप करेंगे, ठीक है। एच पॉजिटिव आइंस जो हैं वो मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हैं, वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में भी मौजूद हैं, ठीक है, तो उनको पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए। कहाँ से पंप करना है, मैट्रिक्स से उठा के हमने इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में पंप करना है, और हमने उनको पंप करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें इन्हीं इलेक्ट्रॉन से वो एनर्जी मिलती है। ये वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि चेन के ऊपर बेसिकली ट्रैवल करके नीचे की तरफ जा रहे हैं, और ये नीचे की तरफ जा रहे का मकसद क्या है, ये इसका ये मकसद है कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज़ करके लो एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपके पास जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इस तरह से पड़ी होती है, ऐसा नहीं होता। आपके पास जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, बाकी मेम्ब्रेन्स की तरह। तो वहाँ पे ये सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली सिंपल उसी तरह से जैसे एक नॉर्मल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन आपस में पड़ी होती हैं, ठीक है ना, एक ही लाइन में पैरेलल जिसको हम कह देते हैं, ठीक है, उसी तरह से ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज़ जो यहाँ पे बताई नहीं जाती या मिस कर दी जाती है, ठीक है, वो ये चीज़ है कि आपके पास ना दो तरह के पाथवेज होते हैं, ठीक है। एक होता है NADH2 पाथवे और एक होता है FADH2 पाथवे। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चों मुझे आपने ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कॉम्प्लेक्स वन को दिए गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे किसके पास जाएंगे, तो शायद आप में से ज़्यादातर बच्चों का ये आंसर हो कि वो कॉम्प्लेक्स टू के पास जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। क्यों, आपके पास कॉम्प्लेक्स वन को जो NADH2 के इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं कोएंजाइम Q की तरफ, ठीक है, जिसको हम यूबीक्विनोन भी कहते हैं, यूबीक्विनोन। क्या ये प्रोटीन है, आंसर है नहीं, ये प्रोटीन नहीं है, ये एक लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है। तो यूबिक्विनोन बेसिकली क्या है, ये एक फैट सॉल्युबल सब्सटेंस है। इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बेसिकली कहाँ से, कॉम्प्लेक्स वन की तरफ से। आपके कॉम्प्लेक्स टू की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन बेसिकली NADH2 देता है ना, वो आपके पास जाते हैं इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स वन के पास, कॉम्प्लेक्स वन से वो जाते हैं कॉम्प्लेक्स थ्री के पास, कॉम्प्लेक्स थ्री से वो जाते हैं कॉम्प्लेक्स फोर के पास, ठीक है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स आपका FADH2 देता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपके जाते हैं कॉम्प्लेक्स टू के पास, कॉम्प्लेक्स टू से वो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं कॉम्प्लेक्स थ्री के पास, और कॉम्प्लेक्स थ्री से वो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं कॉम्प्लेक्स फोर के पास, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है, आपने इस चीज़ में मिस्टेक नहीं करनी, इस कॉन्सेप्ट में आपने मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है ना। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए हैं, ठीक है, NADH2 की तरफ से कॉम्प्लेक्स वन से, ये बेसिकली कहाँ पे गए, कोएंजाइम Q के पास। अब कोएंजाइम Q ने इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफ़र कर देना है कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स थ्री के पास। अगर आप ना पिक्चर को गौर से देखें, FTB के अंदर भी पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, बड़े गौर से उस पिक्चर को देखिएगा, आप एरोस की डायरेक्शन को देखिएगा, आपको तब ये चीज़ समझ आएगी। इसी तरह से आपके पास क्या होगा, FADH2 आता है अपने इलेक्ट्रॉन्स और अपने हाइड्रोजन लेके, और वो FAD बन जाता है, ठीक है, यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है कॉम्प्लेक्स टू को, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स टू वो इलेक्ट्रॉन्स किसको पास करता है, कोएंजाइम Q को, और कोएंजाइम Q उन इलेक्ट्रॉन्स को आगे पास कर देता है कॉम्प्लेक्स थ्री की तरफ। यानी कोएंजाइम Q का रोल यहाँ पे किस चीज़ का रोल हुआ, इसका फुफ्फो का रोल हुआ, ठीक है। यानी इसने क्या करना है, इसने एक तरफ से बात को उठाना है और उस बात को दूसरी तरफ कर देना है, ठीक है। तो इसने क्या किया हुआ है, इसने कॉम्प्लेक्स वन से भी अपनी दोस्ती बनाई हुई है, कॉम्प्लेक्स टू से भी दोस्ती बनाई हुई है। लेकिन मेन आपके पास जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज़ किए जाते हैं, चाहे वो NADH2 की तरफ से रिलीज़ किए गए हों, चाहे वो FADH2 की तरफ से रिलीज़ किए गए हों, उनका मेन टारगेट जो होता है, उनका मेन जो डेस्टिनेशन होती है बेसिकली कॉम्प्लेक्स थ्री ही होती है, कोएंजाइम Q के ज़रिए, ठीक है। और फिर यही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे साइटोक्रोम C की तरफ, ठीक है। अब साइटोक्रोम C ने क्या करना है, इसने भी वही काम करना है कि इसने आगे ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट कर देने हैं कॉम्प्लेक्स फोर की तरफ, ठीक है। अब कुछ बातें जो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए, ठीक है, आपने इन क्वेश्चंस को रिकॉल करना है कि अगर आपके पास NADH2 जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किसकी रिडक्शन हो रही है, यानी अगर NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स खो रहा है, लूज़ कर रहा है, तो कौन उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स वन गेन कर रहा है। तो NADH2 की ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स वन की रिडक्शन है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स वन की ऑक्सीडेशन
कोएंजाइम क्यू की रिडक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल के कोएंजाइम क्यू को मिलेंगे। तो कोएंजाइम क्यू को इलेक्ट्रॉन अगर मिल रहे हैं तो वो कहाँ से मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 1 से मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स 1 को किसने ऑक्सीडाइज किया, कोएंजाइम क्यू ने। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 की बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन कौन देता है, कोएंजाइम क्यू। तो कॉम्प्लेक्स 3 जो है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो रिड्यूस हो जाता है और कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स 3 की, तो कॉम्प्लेक्स 3 क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो अगली चीज़ को ऑक्सीडाइज कर दे, खुद रिड्यूस हो जाए। तो कॉम्प्लेक्स 3 किसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोएंजाइम क्यू के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि ये इससे इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, ठीक है ना, और खुद रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि कोएंजाइम क्यू क्या हुआ, वो कॉम्प्लेक्स 3 का रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ठीक है ना। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स 3 ने इलेक्ट्रॉन्स देनी है साइटोक्रोम सी को और खुद ऑक्सीडाइज हो जाना है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और गेन किसकी तरफ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का, साइटोक्रोम सी को वो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो साइटोक्रोम सी रिड्यूस हो गया, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि इसने कॉम्प्लेक्स 3 को ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रिड्यूस हो गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है साइटोक्रोम सी के लिए। ये बातें बड़ी बेसिक्स हैं, ये बड़ी बच्चों वाली बातें भी शायद किसी को लगती हों, लेकिन ये बताना ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं बेसिस के ऊपर आगे कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज़ क्रिएट होते हैं। चलते चलते वो इलेक्ट्रॉन आपके पास कहाँ चले गए, ठीक है, आपके पास कॉम्प्लेक्स 4 के पास वो इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ उम्मीद है आ चुकी होगी। कॉम्प्लेक्स 4 के बाद उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ठीक है। वही इलेक्ट्रॉन्स जो कॉम्प्लेक्स 4 के बाद के पास जाते हैं ना, वही इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव ऑन कर जाते हैं और उनको कैप्चर कौन करती है, उनको कैप्चर करती है ऑक्सीजन। अब याद रखें यहाँ पे ऑक्सीजन की एक्टिवेशन का क्या मतलब है, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आपके पास ये ऑक्सीजन कहाँ पड़ी होती है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। ये ऑक्सीजन आपके पास पड़ी होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो मैट्रिक्स में क्या प्रोटॉन नहीं होते, आंसर है मैट्रिक्स के अंदर तो प्रोटॉन होते हैं। तो क्या ये ऑक्सीजन इन प्रोटॉन्स के साथ मिलकर वाटर नहीं बना सकती, बना सकती है, लेकिन नहीं बना पाती, क्यों, क्योंकि ये अभी एक्टिव नहीं होती। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपके पास कॉम्प्लेक्स 4 से आते हैं ना, जिसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसमें दो साइटोक्रोम होते हैं, ए और A3, ए पहले आता है A3 बाद में आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब ऑक्सीजन को मिलते हैं ना, ऑक्सीजन बेसिकली आपके पास हाफ O2 की फॉर्म में है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की बात करें तो वो आपके पास 1/2 O2 की फॉर्म में है। एटॉमिक ऑक्सीजन की बात करें तो आपके पास वो सिंगल एटम की फॉर्म में है, ठीक है ना, यानी कि एक ऑक्सीजन का एटम है जिसको मैं हाफ O2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो बेसिकली इस ऑक्सीजन को मिलते हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो ये एक्टिवेट हो जाती है, ये एक्टिवेट हो जाती है और ये क्या करती है, ये मैट्रिक्स में पड़े हुए दो प्रोटॉन्स को पिक करती है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली अल्टीमेटली इन प्रोटॉन्स को ही मिलने हैं, ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन आपके पास हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन मैं अगर इसमें ऐड करा दूं तो मेरे पास हाइड्रोजन का एक एटम बन जाएगा, केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग होगी आई गेस। अगर हम बात करते हैं दो प्रोटॉन्स हैं, तो दो प्रोटॉन्स को अगर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरे प्रोटॉन को दूसरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है ना। तो ये आपके पास हाइड्रोजन एटम्स बन जाएंगे दो, दो हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन का एक एटम हो, ठीक है, और हाइड्रोजन के दो एटम हो तो वाटर बन जाता है। तो यहाँ पे इन दी एंड ऑफ द डे हमारे पास वाटर बनना होता है इस रिस्पायरेटरी चेन के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपके साथ एक सवाल करूँ, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ कौन है, तो आंसर है ऑक्सीजन, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर रखता हो, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर सकता हो, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज़ें जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी रखती हैं, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ें होती हैं वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन उनको एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती हैं। तो इन दी एंड आपके पास इलेक्ट्रॉन्स किसको मिल रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आपके पास क्या कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं या ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो आंसर होगा ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो इन दी एंड आपके पास ऑक्सीजन जो होगी वो रिड्यूस होगी या ऑक्सीडाइज होगी, तो आपके पास ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल जाते हैं और आपके पास वो बन जाती है वाटर, ठीक है। तो ये आपके पास सारा का सारा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो से रिलेटेड। अब मैंने यहाँ पे ना एक बात की थी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ईटीसी पे, ठीक है, इनकी एनर्जी डिक्रीज़ होती जाती है, इनकी एनर्जी डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। ये क्यों होता है,
ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कीमियोस्मोसिस के प्रोसेस को। अच्छा जी, कीमियोस्मोसिस को सबसे पहले समझने के लिए ना, जिसको हम बेसिकली मिचेल्स थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, मिचेल्स थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस है ना, इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। और वो कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे ख़त्म करेंगे, याद रखें आपके पास सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे एक दीवार क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना, और इस दीवार की तरफ मैं क्या करता हूँ, मेरे पास सोडियम है सपोज़ एक आइन, ठीक है, और दीवार की दूसरी तरफ सोडियम के मेरे पास सपोज़ 3 आइंस हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताएं हाई कंसनट्रेशन किसकी तरफ हुई, राइट साइड पे हुई, ठीक है, और लो कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम कहाँ हुई, लेफ़्ट साइड पे हुई, ठीक है ना। तो अगर मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अगर मैं सोडियम को लो से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करवाना चाहता हूँ, ठीक है, यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ भेजना चाहता हूँ, तो मुझे इस काम के लिए एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है ना, जो कि मुझे एटीपी की फॉर्म में मिल सकती है या किसी और फॉर्म में मिल सकती है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको पंपिंग कहते हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं पंपिंग, ठीक है ना, यानी कि इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑन दी अदर हैंड अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ सेम उसी तरह से मैं एक दीवार बनाता हूँ, ठीक है ना, और मैं क्या करता हूँ, एक सोडियम लेफ़्ट साइड पे और 3 सोडियम राइट साइड पे मैंने रख दिए, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इस दीवार को या तो हटा दूँ या मैं इस दीवार के अंदर क्या करूँ, मैं इसके अंदर कोई छेद कर देता हूँ, कोई सुराख कर देता हूँ, या यहाँ पे मैं कोई प्रोटीन चैनल रख देता हूँ जो कि सोडियम को अलाउ करता है कि वो फ्रीली मूव कर सके। तो डेफिनेटली यहाँ से क्या करेगा, हाई कंसनट्रेशन से एक सोडियम लो की तरफ आएगा और दोनों तरफ आपके पास 2 सोडियम हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे मूवमेंट जो हुई है वो मूवमेंट हुई है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ, ठीक है ना। और इसको कहते हैं, ये आपके पास क्या है, अगर तो प्रोटीन इन्वॉल्व है, ठीक है ना, सोडियम प्रोटीन की मदद से मूव कर रहा है, तो उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है ना। ठीक है, तो सिंपली आपने ये चीज़ याद रखना है कि ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है, इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब याद रखें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए नहीं होती, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको किस तरह से दे सकता हूँ, ठीक है, कि अगर आपके पास ये ज़मीन है, ठीक है, और ज़मीन पे आपके पास एक बॉल थी, आपने उसको उठाया और उसको आप हाइट पे ले गए, ठीक है ना। तो आपको उसको हाइट तक लेके जाने के लिए एनर्जी लगानी पड़ी, ठीक है ना, एनर्जी खुद से देनी पड़ी, ठीक है। तो आपने उसके अंदर जब उसको आप हाइट पे लेके जाते हैं तो आप उसके अंदर क्या कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी आपने दी है उसको, ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये एक्टिव प्रोसेस है ना, ठीक है। तो लो हाइट से हाई हाइट की तरफ आप गए हैं, लेकिन अगर आप हाई हाइट पे जाके ऊंचाई पे जाके उसको छोड़ देते हैं तो वो वापस ज़मीन की तरफ बॉल आ जाएगी, ठीक है ना। और वो अपनी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर थी उसको कन्वर्ट करेगी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी में वो स्टोर कर लेगी, कन्वर्ट कर लेगी, ठीक है ना। और वो बॉल जो है वो ज़मीन पे आ जाएगी, यानी कि वो हाइट से नीचे की तरफ आई, ठीक है ना। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, और इसमें एनर्जी चाहिए नहीं होती, ठीक है, बल्कि हमें पैसिव प्रोसेस जो होते हैं ना, कुछ ऐसे पैसिव प्रोसेस अगर हम उनका अक्लमंदी से इस्तेमाल करें तो हमें उनसे एनर्जी मिलती है। और कीमियोस्मोसिस भी यही है, कीमियोस्मोसिस भी यही है, ठीक है। सिंपल सा आपके पास जो आइडिया वो ये है कि ये आपके पास अगर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इस तरफ आपके पास मैट्रिक्स है, इस तरफ आपके पास इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन हाई होती है, जबकि मैट्रिक्स की तरफ प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना होता है बेसिकली, आप जो इलेक्ट्रॉन आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे प्रोवाइड किए जाते हैं ना NADH या FADH की तरफ से, वो इलेक्ट्रॉन्स जब एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स, दूसरे कॉम्प्लेक्स से तीसरे कॉम्प्लेक्स के पास जाते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पहले ही आपके पास प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में हाई है, आप क्या करते हो, आप मज़ीद एनर्जी का इस्तेमाल करके, वो एनर्जी कहाँ से आती है, इन इलेक्ट्रॉन से वो एनर्जी निकलती है और उन एनर्जी को, उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं आपके कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। ये जो कॉम्प्लेक्सेस, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, ये उस एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे और मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स को उठा के इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ पंप करेंगे, ठीक है। तो मज़ीद प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से उठा के इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ पंप किया जाएगा,
ठीक है ना, और एक अच्छी खासी अमाउंट में ग्रेडियंट क्रिएट किया जाएगा। ग्रेडियंट क्या होता है कि अगर आपके पास एक दीवार है, उस दीवार की एक तरफ बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ है, ठीक है ना, बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ है, और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, बहुत लो अमाउंट में कोई चीज़ है, बहुत कम अमाउंट में कोई चीज़ है, तो उसको कहते हैं कि एक वेल एस्टेब्लिश ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। यानी एक बंदा है, उसके पास 1000 रुपये है और दूसरे के पास 10 रुपये हैं, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान हमने पैसों का ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है बेसिकली, इससे यही प्रोटॉन्स जब खास अमाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं तो इन्हीं प्रोटॉन्स को हम वापस भी भेज देते हैं, कहाँ पे, मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है। तो देखिए, आप मेरी बात सुने, गौर से सुने। हमने मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स को उठाया और इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में फेंका, तो हमें एनर्जी देनी पड़ी, हमें एनर्जी खुद प्रोवाइड करनी पड़ी। वो एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन से बेसिकली ली, ठीक है ना। अब ये प्रोटॉन्स जब वापस आते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ, तो ये आते हैं, एक स्पेशल किस्म का मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन होती है, उसको कहते हैं एटीपी सिंथेज, ठीक है ना। एटीपी सिंथेज एक स्पेशल किस्म का प्रोटीन एंजाइम है, ठीक है, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब प्रोटॉन्स इसके थ्रू हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे, सपोज हमने क्या किया, एटीपी सिंथेज एक दरवाजे की तरह, ठीक है ना, ये एक डोर की तरह, ये डोर क्लोज था, ठीक है, ये डोर क्लोज था। जब हमने क्या किया, हमने प्रोटॉन्स को पहले इकट्ठा किया काफ़ी हाई अमाउंट में इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, हमने इस डोर को फिर अचानक से खोल दिया। अब क्या हुआ, बेसिकली इन प्रोटॉन्स ने आना वापस मैट्रिक्स की तरफ, और ये जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे, तो ये अपनी एनर्जी, इनकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी को बेसिकली, इस ग्रेडियंट की एनर्जी को, ठीक है, यूज़ करेगा एटीपी सिंथेज, जो कि बहुत ही तेज़ है। और इसी एनर्जी को इस्तेमाल करके ये क्या करेगा, ये एडीपी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड क्रिएट कर देगा और एटीपी बन जाएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर मैं यहाँ पे आपके पास सिंपल ये बनाता हूँ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है ना, तो ये आपके पास एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो गया। अब इसके साथ ये तीसरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये जुड़ नहीं पाता, ये आपके पास एडीपी बन गया, ये आपके पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गया। अब इन दोनों को जोड़ना है हमने, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी फिर हमें इस फॉर्म में मिलती है कि हम हाइड्रोजन को वापस बुलाते हैं, वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं, और एटीपी सिंथेज क्या करता है, ये बॉन्ड क्रिएट कर देता है, और आपके पास ये जो मॉलिक्यूल सारा का सारा क्रिएट होता है, इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और इसी एटीपी को जब हम इसी बॉन्ड को तोड़ते हैं और इसको एडीपी में कन्वर्ट करते हैं और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, तो हमें यही एनर्जी मिलती है। हमने इस एनर्जी को स्टोर कर लिया, बाद में हम इसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको गौर से देखना है, इस पिक्चर को समझना है थोड़ा सा, कि ये आपके पास कॉम्प्लेक्स 1 है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है, ये कॉम्प्लेक्स 2 3 और ये कॉम्प्लेक्स 4 है, ठीक है। होता ये है आपके पास कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कोएंजाइम क्यू की तरफ, NADPH के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कोएंजाइम क्यू इनको आगे कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ मूव करवा देगा। अब कॉम्प्लेक्स 1 इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज़ करके प्रोटॉन को पंप करेगा, ठीक है। मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स को पंप किया जाएगा, कहाँ, किसकी तरफ, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जब आपके पास कॉम्प्लेक्स 3 के पास से गुजरेंगे, तो फिर से आपके पास एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा और आपके पास क्या किया जाएगा, प्रोटॉन्स को पंप कर दिया जाएगा, ठीक है, मैट्रिक्स से उठा के इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ। फिर उसके बाद यही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के ज़रिए जब मिलते हैं कॉम्प्लेक्स 4 को, कॉम्प्लेक्स 4 भी क्या करेगा, प्रोटॉन्स को पकड़ेगा मैट्रिक्स से, प्रोटॉन को पकड़ेगा मैट्रिक्स से, ठीक है, और उसको किस तरफ शिफ्ट कर देगा, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। ये आपको मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली, ये मैट्रिक्स वाली साइड पे ये इलेक्ट्रॉन्स दो आए हैं, यहाँ से कोई से दो प्रोटॉन, जैसे ये एक प्रोटॉन है, ये एक प्रोटॉन है, ये कोई से दो प्रोटॉन जो हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर मिला, एक इलेक्ट्रॉन इधर मिला ऑक्सीजन के थ्रू, और ये बेसिकली आपके पास वाटर बन गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास रिएक्शन होता है, मैट्रिक्स की तरफ वाटर बन जाता है, ठीक है। अब इसका सेम आपके पास रिएक्शन किस तरह से होता है कि FADH2 जो होता है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है कॉम्प्लेक्स 2 को, कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन पंप नहीं कर पाता, ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों की तरफ से, ठीक है, स्टूडेंट्स की तरफ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे बेसिकली ना आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 है
और कॉम्प्लेक्स 4 है। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन की पंपिंग के अंदर इन्वॉल्व है तो कॉम्प्लेक्स 1 होता है, कॉम्प्लेक्स 3 प्रोटॉन्स को पंप करता है और कॉम्प्लेक्स 4 प्रोटॉन्स को पंप करता है। कॉम्प्लेक्स 2 इस काबिल नहीं होता कि वो प्रोटॉन की पंपिंग कर सके, वो मैट्रिक्स से प्रोटॉन को उठा के इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ प्रोटॉन को पंप कर सके। अब याद रखें आपके पास NaDH2 था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए थे? कॉम्प्लेक्स 1 को दिए थे। कॉम्प्लेक्स 1 ने कोएंजाइम Q के जरिए कॉम्प्लेक्स 3 को दिए थे, कॉम्प्लेक्स 3 ने कॉम्प्लेक्स 4 को दिए थे। यानी कि आपके पास यहाँ पे भी पंपिंग हो गई, यहाँ पे भी पंपिंग होगी, यहाँ पे भी पंपिंग हो गई, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, यानी कि आपको 3 ATP मिलते हैं, ठीक है ना, इस पंपिंग की बदौलत, ठीक है। यानी इस पंपिंग की बदौलत आप क्या करते हैं, आप इतने अमाउंट में प्रोटॉन मैट्रिक्स से उठा के इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ भेज देते हैं कि जब वो प्रोटॉन्स वापस आते हैं तो ATP सिंथेज को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो 3 ATP बना सके। ऑन दी अदर हैंड आपके पास जो FADH2 होता है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिलीज़ करता है? वो अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करता है कॉम्प्लेक्स 2 पे। कॉम्प्लेक्स 2 तो पंपिंग कर ही नहीं सकता, लिहाजा आपके पास इलेक्ट्रॉन फिर भी जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फिर भी जाएंगे कोएंजाइम Q के पास। कोएंजाइम Q उन इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 3 को देगा, कॉम्प्लेक्स 3 पंपिंग करेगा उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज़ करके, कॉम्प्लेक्स 4 भी पंपिंग करेगा, तो लिहाजा यहाँ पे आपके पास 2 ATP बनेंगे, क्योंकि आपके पास कॉम्प्लेक्स 2 जो है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सका। यूज़ किस फॉर्म में करेगा? पंपिंग करके ही करेगा ना, पंपिंग करके ही यूज़ करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को कैप्चर करेगा ग्रेडियंट पैदा करने में, फिर उस ग्रेडियंट के ज़रिए ATP बनेगा। तो ये आपके पास डिफरेंस होता है कि हमारे पास NaDH2 3 ATP क्यों देता है और FADH2 2 ATP क्यों देता है। लेकिन क्या कोई ऐसा NaDH2 होता है, क्या कोई ऐसा NaDH2 होता है कि जो NaDH2 हमें 2 ATP प्रोवाइड कर सकता है टेक्निकली? तो आंसर है यस, ऐसे भी होता है। ये एक अलग सीन है, ये एक अलग बात है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर दें, इसको भूल जाएं, ठीक है ना। हम बेसिकली बात करते हैं कीमियोस्मोसिस की। तो कीमियोस्मोसिस में हमने क्या किया, हमने एक मेम्ब्रेन को इस्तेमाल किया ग्रेडियंट क्रिएट करने में, और हमने क्या किया, कपलिंग मैकेनिज्म यूज़ किए। कपलिंग मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि हमने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को प्रोटॉन की पंपिंग के साथ कपल किया, और फिर प्रोटॉन की मूवमेंट फ्रॉम द हाई टू लो कंसंट्रेशन थ्रू द ATP सिंथेज, उसको कपल किया विद द प्रोडक्शन ऑफ ATP। और आपको पता होना चाहिए कि जो ATP सिंथेज का पोर्शन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है उसको कहते हैं कि वो कौन सा पोर्शन है, वो F0 पोर्शन है, ठीक है ना। ये बेसिकली लॉन्ग वाला पोर्शन है, तो इसके अपोजिट F0 होता है। और जो ओवल पोर्शन होता है बेसिकली, ठीक है, जो आपके पास मैट्रिक्स की तरफ जिसका चेहरा है, वो F1 पार्टिकल होता है, ठीक है ना, वो F1 पार्टिकल होता है। बेसिकली ATP सिंथेज को हम मिला के ऑक्सीजोम भी कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपके पास आपको पता होना चाहिए। और ये जो ATP फॉर्मेशन का रिएक्शन है ये यहाँ पे हो रहा है, ये मैंने शो कर दिया आपको, ठीक है ना, इसको आपने देख लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बेसिक सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको डेफिनेटली पता तो चल गया होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इसकी ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, और ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, ये सारी की सारी, ठीक है, मेम्ब्रेन के दरमियान वाली स्पेस है, और ये अंदर मैट्रिक्स है, ठीक है। और आपके पास जो आपके पास क्रेब्स साइकिल होता है वो इस मैट्रिक्स के अंदर होता है, जबकि जो ETC है वो यहाँ पे हो रही होती है किन सेल्स के अंदर, किन सेल्स के अंदर, जिन सेल्स में एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऐसे सेल्स जिनमें एरोबिक रिस्पायरेशन होती है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, वो फिर भी एरोबिक रिस्पायरेशन कर रहे हैं, कैसे? उन सेल्स को हम कहते हैं कि वो बेसिकली आपके पास बैक्टीरिया के सेल्स हैं, ठीक है ना। तो आपके पास जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया की ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में हुई, लिंक रिएक्शन साइटोसोल में हुआ, क्रेब्स साइकिल साइटोसोल में हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हो गई, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन, और मोर स्पेसिफिकली मीजोजोमल मीजोजोमल मेम्ब्रेन पे, जो कि इन्वेजिनेशन होती है बेसिकली किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही इन्वेजिनेशन होती है, जबकि क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। जबकि आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ह्यूमंस के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है RBC के अलावा, ठीक है, बाकी सेल्स में। तो वहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होती है। और RBC के अंदर जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, तो ये अपनी एनर्जी कैसे पूरी करता है, ये फिर एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है। यानी कि ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज से पायरुवेट बनाएगा, और पायरुवेट से ये लैक्टेट बना देगा, ठीक है।
यहाँ पे इस स्टेप में तो कोई एनर्जी जनरेट नहीं होती। हाँ, ग्लूकोज से पायरुवेट बनने के दौरान ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी मिलते हैं, यानी कि हमें टोटल 4 मिलते हैं, 2 हमें नेट एटीपी मिलते हैं, ठीक है। और ये 2 एटीपी ही इतने इनफ हैं कि वो आरबीसी की क्या कर रहे हैं, ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं सिंगल साइकिल ऑफ ग्लाइकोलिसिस से, ठीक है, या सिंगल होल टर्न ऑफ द लैक्टेट फर्मेंटेशन से, ठीक है। तो ये आपके पास सारा एक्सप्लेनेशन थी सारी की सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हवाले से, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज़ आपके देखे जाते हैं, ठीक है। बेसिकली जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि साइटोक्रोम का कलर क्या होता है, पिंक कलर होता है जब वो रिड्यूस होते हैं, ठीक है। जब वो रिड्यूस होते हैं तो उनका कलर पिंक होता है। फिर इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो पूछ लेंगे बताएं एक साइटोक्रोम और एक क्लोरोफिल में क्या फ़र्क है। होता ये है आपके पास कि ये अगर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर आपको पता है 2 अल्फ़ा चेन्स हैं, ठीक है, 2 बीटा चेन्स हैं, इसकी बात कर लेते हैं। फिर ये साइटोक्रोम है, ठीक है। साइटोक्रोम के अंदर आपके पास प्रोटीन चेन है। इसी तरह से आपके पास जो क्लोरोफिल है उसके अंदर आपके पास क्या है, उसके अंदर बेसिकली हेड है और टेल है, ठीक है, हेड और टेल है। होता ही है आपके पास कि हर चेन जो है, हीमोग्लोबिन की हर चेन है, उसके सेंटर में हीम ग्रुप होता है। हीम ग्रुप क्या है, बेसिकली पोरफायरिन रिंग और आयरन, ठीक है। जब पोरफायरिन रिंग और आयरन को आपस में कंबाइन कर दें, दरमियान में आप आयरन रख देते हैं और 4 नाइट्रोजन ग्रुप के ज़रिए आप क्या करते हैं, उसको वहाँ पे फिक्स कर देते हैं पोरफायरिन रिंग के अंदर, तो ये हीम ग्रुप बनता है। यही हीम ग्रुप आपको कहाँ नज़र आएगा, ये आपको साइटोक्रोम के अंदर नज़र आएगा, सेम टू सेम, ठीक है ना, कि आपके पास प्रोटीन पोर्शन होगा और उसके अंदर पोरफायरिन रिंग होगी और साथ में आयरन होगा। क्लोरोफिल के अंदर ये होता है कि इसका जो हेड वाला एरिया होता है ना, इसके अंदर भी पोरफायरिन रिंग होती है, इसके अंदर भी पोरफायरिन रिंग होती है, लेकिन यहाँ पे आयरन की जगह मैग्नीशियम होता है, ठीक है ना। तो देखें, आयरन को जब आपने मैग्नीशियम से रिप्लेस कर दिया, इसीलिए कलर का डिफरेंस भी आ गया, प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई। क्लोरोफिल ग्रीन होता है, हीमोग्लोबिन आपके पास क्या होती है, बेसिकली रेड होती है, और साइटोक्रोम्स का भी कलर जो है वो बेसिकली रेड होता है, ठीक है ना। आपकी बुक ने यहाँ पे बेसिकली रिड्यूस साइटोक्रोम का कलर पिंक लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो कि बात ट्रू है, ठीक है ना, उसी शेड में ये कलर आ जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एमसीक्यूज़ है जो कि आपने अपनी बुक्स से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसको हम कहते हैं कि वो एनर्जी बजट है रिस्पायरेशन का, ठीक है, एनर्जी बजट। अब याद रखें, एनर्जी बजट में क्या हम पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि हमने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की, ठीक है, कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस की, ठीक है, उसको हमने किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिकली पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और बॉक्स बना लेते हैं, चलिए। तो सबसे पहले आपके पास जो रिएक्शन था, ठीक है, वो था ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। देन आपके पास जो रिएक्शन था वो था पायरुवेट ऑक्सीडेशन, जिसको लिंक रिएक्शन भी कहा। देन आपके पास रिएक्शन था क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एटीपी की, NADH2 की और FADH2 की, ठीक है। तो एटीपी आपके पास ग्लाइकोलिसिस में बने 4, ठीक है, टोटल। पायरुवेट ऑक्सीडेशन में आपके पास एटीपी नहीं बनते। क्रेब्स साइकिल में आपके पास एटीपी बने, एक एटीपी एक क्रेब्स साइकिल में बनता है, ठीक है। अब याद रखें, यहाँ पे आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुवेट और पायरुवेट, 2 पायरुवेट बनते हैं। इन पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनता है, एक पायरुवेट से एक एसिटाइल कोए। तो अगर ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मिले हैं तो 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोए, एक एसिटाइल कोए से एक क्रेब्स साइकिल चलता है और दूसरे एसिटाइल कोए से दूसरा क्रेब्स साइकिल चलता है। तो आपके पास बेसिकली टेक्निकली एक ग्लूकोज से 2 क्रेब्स साइकिल चलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर एक ग्लूकोज की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो रेफरेंस ले रहे हैं ना, वो हमारे पास एक ग्लूकोज का रेफरेंस है, ठीक है। तो एक ग्लूकोज से हमारे पास 2 क्रेब्स साइकिल चले, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 2 एटीपी मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम मज़ीद बात करते हैं NADH2 की, तो क्या ग्लाइकोलिसिस में हमें NADH2 मिलते हैं, तो आंसर है येस, हमें ग्लाइकोलिसिस में NADH2 मिलते हैं, ठीक है। कौन से NADH2 मिलते हैं हमें, हमें 2 NADH2 मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक ग्लूकोज से 2 G3P मिलते हैं
और 2 G3 भी बेसिकली आगे अपने अपने पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने अपने आप को पायरुवेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और एक G3 भी बेसिकली हमें एक NADH2 देता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस से 2 NADH2 आ गए। FADH2 हमें ग्लाइकोलिसिस से नहीं मिलते। पायरुवेट ऑक्सीडेशन में हमारे पास एक पायरुवेट से एक NADH2 आता है। आपको पता है जब पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, जब पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है तो आपके पास NAD आता है और NADH2 बन के चला जाता है, इसीलिए तो इसको पायरुवेट ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि NAD की रिडक्शन हो गई और पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हो गई। तो यहाँ पे बेसिकली होता ही है कि पायरुवेट ऑक्सीडेशन में एक पायरुवेट से एक NADH2 मिलता है, तो लिहाजा आपके पास एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट थे तो 2 NADH2 मिलेंगे आपको, ठीक है। 2 NADH2 यहाँ पे मिल गए। तो FADH2 हमारे पास यहाँ पे भी नहीं मिलते। क्रेब्स साइकिल में आपको पता है एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2 मिलते हैं, ठीक है। और आपको पता है एक ग्लूकोज से 2 क्रेब्स साइकिल है तो टोटल 6 NADH2 बनते हैं। और FADH2 आपके पास एक क्रेब्स साइकिल में एक FADH2 मिलता है और एक ग्लूकोज से 2 क्रेब्स साइकिल चलते हैं, तो लिहाजा आपके पास यहाँ पे भी 2 FADH2 प्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे इनका टोटल कर लेते हैं, मैथ मेरी थोड़ी सी कमज़ोर है, मैंने इसीलिए बायो को चूज़ किया था। ओके, तो हमारे पास टोटल ATP जो हैं वो 6 आ गए अभी तक, जो हमने ATP बनाए हैं। हमने जो NADH2 अभी तक बनाए हैं वो कितने हमारे पास आ गए, 2 + 2 + 6, यानी कि आपके पास कितने NADH2 आ गए हैं, 10 NADH2 आ गए हैं। और आपके पास FADH2 कितने आ गए हैं, 2 FADH2 आ गए हैं, ठीक है। अब याद रखिए आपके पास ये जो NADH2 होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल है, उसने क्या किया, ग्लाइकोलिसिस की साइटोसोल में, उसने लिंक रिएक्शन भी साइटोसोल में किया, उसने अपना क्रेब्स साइकिल भी साइटोसोल में किया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे बन के पड़ी हुई हैं, साइटोसोल के अंदर। ATP भी साइटोसोल में पड़ा हुआ है, NADH2 भी उधर ही है, ठीक है, और FADH2 भी उधर ही है। अब यहाँ पे होता ही है कि ये मॉलिक्यूल्स बेसिकली जाते हैं साइटोसोल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, बाहर की तरफ, और वहाँ पे मेसोसोमल मेम्ब्रेन्स पे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे खुद को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। अब आपको पता है कि एक NADH2 हमें 3 ATP देता है, तो 10 × 3 = 30 ATP। तो NADH2 से कितने ATP आ गए, 30। FADH2 एक हो तो 2 ATP देता है, तो यहाँ पे चूँकि 2 FADH2 हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 ATP, ठीक है। तो 4 ATP ये हमारे पास आंसर आ गया, और 6 ATP हमारे पास वैसे बन चुके थे। अब याद रखें ये ATP किस टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन से बनते हैं, विच टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस दिस ATP। ऑप्शन 1 साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आंसर है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। हम इनको भी डिस्कस करते हैं कुछ देर तक, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को भी डिस्कस करते हैं, बाकी सबको भी डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास क्या हो गए, यहाँ पे टोटल 6 ATP, ठीक है। तो इनको अगर हम प्लस करते हैं मज़ीद, तो आपके पास कितने ATP बनते हैं, 40 ATP बनते हैं, ठीक है। सो यू हैव 40 ATP जो कि आपको मिले हैं टोटल, जो आपने प्रोड्यूस किए हैं। दीज आर द प्रोड्यूस्ड ATP, दीज आर टोटल ATP, दीज आर ग्रॉस ATP, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कुछ हिसाब किताब की, प्रॉफिट और लॉस की, तो हमें पता था कि हमने 2 ATP इस्तेमाल किए थे ग्लाइकोलिसिस के अंदर, उसकी इन्वेस्टमेंट फेज़ के अंदर 2 ATP हमने पहले खुद दिए थे। तो हमारे पास जो नेट के अंदर ATP आएंगे वो होंगे 40 - 2, यानी कि हमें नेट में कितने ATP मिले, 38 ATP मिले। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल में टोटल ATP बनते हैं 40, नेट में यानी प्रॉफिट में हमें जो ATP मिलते हैं वो मिलते हैं 38 ATP। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के लिए, ठीक है, कि यूकैरियोटिक सेल के लिए आपके पास एनर्जी बजट क्या होगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसी तरह से आपको 4 ATP मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए, और ये रिएक्शन जो होता है ये कहाँ पे होता है, ये साइटोसोल में होता है, ठीक है। आपको पायरुवेट ऑक्सीडेशन
से भी वही चीज़ें मिल रही हैं उसी तरह से, लेकिन ये रिएक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। और फिर आपके पास क्रेब्स साइकिल भी मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। और फिर जो कुछ मैट्रिक्स में बना होता है बेसिकली वो आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे चला जाता है। अब होता ही है आपके पास कि अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करके बनाऊँ, साइटोसोल, ठीक है, और ये मैंने बना दी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन पे यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस पड़े हुए हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा कि आपके पास साइटोसोल में बने 4 एटीपी और 2 NADH2, ठीक है। अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब आपके पास यहाँ पे साइटोसोल में ग्लूकोज से पायरुवेट बन जाता है ना, जिसमें पीटीबी ने थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी क्रिएट की है, ये पायरुवेट बेसिकली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, और यहाँ पे इस पायरुवेट को ट्रांसपोर्ट करने वाली जो प्रोटीन है दैट इज़ पायरुवेट ट्रांसलोकेज, ठीक है। प्रोटीन हेल्पिंग प्रोटीन है बेसिकली, ठीक है, कैरियर प्रोटीन है इसकी। और पायरुवेट फिर कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में, ठीक है, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये रिएक्शन जो है लिंक रिएक्शन ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। देन एसिटाइल कोए फिर कन्वर्ट होता है, यानी कि ये क्रेब्स साइकिल में फिर जाता है और ये फिर CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 2 पायरुवेट मिलते हैं एक ग्लूकोज से, तो 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोए, तो हमें यहाँ पे 2 NADH2 मिलते हैं लिंक रिएक्शन से, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल से बेसिकली हमें 6 NADH2 मिलते हैं, क्योंकि क्रेब्स साइकिल कितनी दफ़ा चला, 2 दफ़ा चला। हमें FADH2 कितने मिलते हैं, 2 FADH2 मिलते हैं, ठीक है। और हमें ATP कितने मिलते हैं, 2 ATP मिलते हैं, ठीक है। और यही आपके पास जो मैट्रिक्स में बनने वाली चीज़ें हैं NADH2, NADH2 और FADH2, यही आपके पास फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ जाएंगे और अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देंगे। अब होता ये है कि आपके पास जो NADH2 होता है ना, सबसे पहले चले इनकी बात कर लेते हैं। ये जो 2 NADH2 से सबसे पहले चले इनकी बात करते हैं। ये जो 2 NADH2 थे ये आपको दे देंगे 6 ATP, ठीक है। फिर ये जो 6 NADH2 थे ये आपको दे देंगे 18 ATP, क्योंकि आपको एक NADH2 से 3 ATP मिलते हैं। ये FADH2 आपको क्या दे देंगे, आपको दे देंगे 4 ATP, ठीक है। और आपको जो वैसे ATP मिले हैं वो 2 ATP आपको क्रेब्स साइकिल से मिल चुके हैं। तो ये टोटल कितने ATP हुए, 6 and 18 24, 24 and 6 30, तो 30 ATP आपके यहाँ पे बने हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे होता ये है आपके पास कि ये जो NADH2 होता है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इनपर्मिएबल होती है, ठीक है, इम्परमिएबल, क्या स्पेलिंग थे इसके, इम्पर्मिएबल टू NADH2, ठीक है। NADH2 क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इसने अपने आप को ऑक्सीडाइज करना है, अगर इसने अपने आप से ATP बनवाने की कोशिश करनी है, तो इसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक पहुंचना पड़ेगा, उनके कॉम्प्लेक्सेस तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन चूंकि ये मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इम्पर्मिएबल होती है NADH2 के लिए, तो होता ये है कि NADH2 फिर इसका हमें कोई फ़ायदा ना हुआ, ऐसे ही है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये NADH2 जाता है मेम्ब्रेन के पास, यहाँ पे मैंने सपोज़ ये मेम्ब्रेन बना दी, ठीक है, और ये कहता है कि मैं यहाँ पे इसको क्रॉस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूँ किसी और को, ठीक है, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे देता हूँ। तो यहाँ पे FAD आएगा, 2 FAD आएंगे, 2 FAD, और वो क्या करेंगे, वो 2 FADH2 बन के चले जाएंगे, ठीक है। और ये जो 2 NADH2 साइटोसोल के थे ये 2 NAD बन जाएंगे, ठीक है। ये साइटोसोल वाली साइड है, ये मैट्रिक्स वाली साइड है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या चीज़ हुई कि NADH2 ने कहा कि मैंने साइटोसोल में अगर मैं रहा तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स किसी काम के नहीं, मेरे हाइड्रोजन किसी काम के नहीं, तो इससे बेहतर ये है कि मैं क्या करता हूँ, मैं
अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ठीक है। आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, यहाँ पे बेसिकली शटल्स इन्वॉल्व होते हैं, हम उन रिएक्शंस को कहते हैं शटल रिएक्शन, ठीक है ना। बेसिकली मैलेट शटल इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। और भी इसके अलावा एक और एग्जांपल है शटल की जो इन्वॉल्व होता है। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कि जिस प्रोसेस से ये इलेक्ट्रॉन्स NaDH2 से FAD को मिलते हैं, ठीक है। आपके जहन में सवाल तो आ रहा होगा कि ये प्रोसेस कैसे होता होगा। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उस पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन दी एंड आपके पास जो दो FADH2 बनते हैं, ठीक है ना। अब ये दो FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ जाएंगे, ठीक है, और ये वहाँ पे हमें 4 ATP प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, 4 ATP प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली सारा सिनेरियो होता है। अब टोटल ATP हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। टोटल ATP हमारे पास क्या थे, साइटोसोल के 4 ATP, ठीक है। तो साइटोसोल के 4 ATP प्लस जो 30 ATP हमने पहले बनाए थे मैट्रिक्स में, प्लस 4 ATP, तो टोटल हमारे पास कितने ATP हमारे पास बने हमारे पास 38 ATP टोटल। हमें 2 ATP का लॉस क्यों हुआ, ठीक है। हमें इस 2 ATP का लॉस इस चीज़ की वजह से हुआ, ये जो आपके पास इम्परमिएबिलिटी टू द NaDH2 है, ठीक है, इसकी वजह से आपके पास से सारा लॉस हुआ 2 ATP का। क्योंकि आपके पास अगर 2 NaDH2 होते तो आपको 6 ATP मिलते, ठीक है। लेकिन NaDH2 ने कहा था मैं यहाँ पे वेस्ट होने से बेहतर है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे दूँ, थोड़े ATP मिलेंगे लेकिन मिलेंगे सही, ठीक है। तो ये टोटल ATP है, यानी कि ये ग्रॉस है, ठीक है। और आपको पता है कि आपने ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 ATP यूज़ किए होते हैं, तो आपके पास जो नेट के अंदर अमाउंट बनती है वो होती है 36 ATP, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रोक्रियोट में पूछा जाए तो प्रोक्रियोट में टोटल जो है वो 40 है और नेट जो है वो 38 है। और अगर आपके पास यूक्रियोट में पूछा जाए तो टोटल आपके पास 38 है और नेट में आपके पास 36 ATP हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास सारी सिचुएशन थी, सारा एनर्जी बजट था, ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन का बेसिकली, ठीक है। हम अगर यहाँ पे डिस्कस करें एनारोबिक रिस्पायरेशन का बजट, तो उसमें सिंपल आपको पता होना चाहिए कि आपको 4 ATP टोटल में मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस वाले, और 2 ATP आपको नेट में मिलते हैं वही ग्लाइकोलिसिस वाले। आपको जो पायरुवेट बनने के बाद के रिएक्शन है ना, चाहे वो इथानॉल फर्मेंटेशन वाला रिएक्शन है, चाहे वो लैक्टेट फर्मेंटेशन वाला रिएक्शन है, उसमें आपको कोई ATP नहीं मिलता, बल्कि जो आपने NaDH2 बनाए होते हैं ना, वो भी वेस्ट हो जाते हैं और वो भी NAD में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका भी कोई फ़ायदा नहीं रहता हमें, ठीक है। तो ये भी हमारे पास चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि ये NaDH2 रिडक्शन करवाने में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने जा रहे होंगे फॉस्फोराइलेशंस। फॉस्फोराइलेशंस और उनकी टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन होती क्या है। मेरे पास ये सब्सटेंस X है, कोई भी चीज़ है सब्सटेंस X, मैंने क्या किया, मैंने किसी एंजाइम की मदद से ATP से एक फॉस्फेट लिया और मैंने इसको सब्सटेंस X को दे दिया वो फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट उतर के इसके साथ लग गया और ATP आपका कन्वर्ट हो गया ADP के अंदर, डाईफॉस्फेट, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट के अंदर। अब यहाँ पे सब्सटेंस X की क्या हो गई है, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम है वो बेसिकली काइनेजेस होते हैं, ठीक है, जो ये काम करवा रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास ये फॉस्फेट लगा हुआ है सब्सटेंस X के साथ और इसको आप तोड़ देते हैं, ठीक है, और फॉस्फेट को इससे अलग कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास अब क्या हुआ है, ये आपके पास डीफॉस्फोराइलेशन हुई है, ठीक है, डीफॉस्फोराइलेशन हुई है। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो बेसिकली फॉस्फेटेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और फॉस्फेटेज कैसा एंजाइम है, एक हाइड्रोलेज है, ठीक है, एक हाइड्रोलेज है। और हाइड्रोलेजेस क्या होते हैं, हाइड्रोलेजेस वाटर को ऐड करवाते हैं चीज़ों को तोड़ने के लिए, कनेक्शंस को तोड़ने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 तरह की फॉस्फोराइलेशंस आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आपके पास आती है फोटो फॉस्फोराइलेशन, देन आपके पास आती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, देन आपके पास आती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसको हम कहते हैं ये रिस्पायरेटरी
फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है ना। इनकी लोकेशंस की बात करें तो सबसे पहले आपके पास जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसकी लोकेशन है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होती है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे। आपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पढ़ा होगा कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे आपके पास इसी तरह से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होता है, वो प्रोटॉन पंप करता है और वहाँ पे भी ATP सिंथेस के थ्रू, ठीक है, आपके जो प्रोटॉन्स हैं वो वापस आते हैं कहाँ से कहाँ पे, ल्यूमन ऑफ द थाइलाकोइड में प्रोटॉन को हम जमा करते हैं और वहाँ से हम स्ट्रोमा की तरफ हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ हम उनको मूव करवाते हैं, जबकि जो पंपिंग हम करवाते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज़ करके, वो हम करवाते हैं स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ, क्योंकि स्ट्रोमा में कम प्रोटॉन होते हैं, ल्यूमन में ज़्यादा होते हैं, तो हम प्रोटॉन्स को इधर शिफ्ट करते हैं, फिर बाद में ATP सिंथेस के ज़रिए हम प्रोटॉन्स को थाइलाकोइड ल्यूमन से कहाँ भेजते हैं? बाहर की तरफ भेजते हैं स्ट्रोमा में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ATP बनती है, ठीक है, ATP सिंथेस क्या करेगा? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा ATP के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। और ये क्यों होती है? इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइट एनर्जी इस्तेमाल हुई है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी आती है वो लाइट की तरफ से आती है और फिर उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो आई हुई एनर्जी है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपने कहाँ पे पढ़ी है? इसकी लोकेशन आपके पास डिफरेंट है। एक तो इसकी लोकेशन है साइटोसोल। साइटोसोल में आपके पास जो ATP ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं ना, कहाँ कहाँ बनता है? एक तो आपके पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है ना, उस लेवल पे आपके पास क्या बनती है? आपके पास ATP बनती है, ठीक है। फिर दूसरा आपके पास जब आप पायरुवेट्स फॉस्फोइनोल पायरुवेट से आप क्या बनाते हैं? आप पायरुवेट बनाते हैं, तो तब भी आपके पास क्या होता है? आपके पास वहाँ पे ATP प्रोड्यूस होती है। तो ये जो ATP प्रोड्यूस हुई है ये है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और आपके पास जो क्रेब्स साइकिल के अंदर सक्सिनाइल कोए वाला जो स्टेप है वहाँ पे जो ATP प्रोड्यूस होती है उसको भी हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इनकी डेफिनेशंस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। इन दी एंड लोकेशन की बात करें तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होती है ना, ये होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। इन केस ऑफ यूकैरियोट, अगर यूकैरियोट है तो उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे चलेगी, और अगर प्रोकैरियोट है तो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि मीजोसोम्स जो हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके पास ADP होता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, इनका बॉन्ड बन नहीं रहा होता। आप कोई एनर्जी की सोर्स लेते हैं, आप कोई एनर्जी की सोर्स पकड़ते हैं, उस सोर्स से एनर्जी लेते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, और आपके पास क्या बन जाता है? आपके पास ATP बन जाता है, ठीक है। अब याद रखें, एनर्जी की सोर्स की बेस पे हम कह देते हैं, अगर तो एनर्जी आती है लाइट से तो आप कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर कोई हाई एनर्जी वाला सबस्ट्रेट है, अगर कोई हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल टूट के अपनी एनर्जी देता है, जैसे कि आपके पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, ठीक है ना, या आपके पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, या आपके पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, ठीक है, ये ब्रेक डाउन अपने बॉन्ड की करते हैं, ठीक है, और अपना फॉस्फेट आगे ट्रांसफ़र करते हैं और साथ में एनर्जी भी देते हैं, तो ये हो जाएगी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और अगर आपके पास ऑक्सीडेशन की मदद से एनर्जी आ रही है, किस चीज़ की ऑक्सीडेशन? आपको पता है NaDH2 और FADH2, इनकी ऑक्सीडेशन से अगर आपके पास क्या आता है? आपके पास एनर्जी मिलती है, हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके पास उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब मुझे ये बताएं, आपसे एक क्वेश्चन मैं करूँगा और फिर हम इस डिस्कशन को फाइनली ख़त्म करते हैं कि प्लांट्स के अंदर किस टाइप की फॉस्फोराइलेशन होती है? प्लांट्स के अंदर फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, सबस्ट्रेट लेवल होती है, या ऑक्सीडेटिव होती है? तो अगर आपका आंसर है अल्फ़ा यानी कि फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो अपने आप को शाबाश दें क्योंकि आपका आंसर गलत है। प्लांट्स के अंदर फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, प्लांट्स ने अगर फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट्स ने खाना बनाना है, ठीक है ना, तो वहाँ पे बेसिकली फोटोसिंथेसिस का जो भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, उसमें जो ATP प्रोड्यूस हुई थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे लाइट रिएक्शंस में, वो हुई आपके पास थ्रू द फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन उसके बाद साथ ही साथ प्लांट ने रिस्पायरेशन भी तो करनी है, उसने अपना खाना जो बनाया है उसने उसको इस्तेमाल भी तो करना है, उसने खुद भी तो जिंदा रहना है। तो प्लांट क्या करेगा? प्लांट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, ठीक है, तो प्लांट क्या करेगा? प्लांट
ग्लाइकोलिसिस भी करेगा, प्लांट पायरुवेट ऑक्सीडेशन भी करेगा, क्रैप साइकिल भी करेगा, ईटीसी भी चलाएगा। तो इसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी होगी, इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी होगी, ठीक है ना। तो आपके पास प्लांट के अंदर सारी की सारी फॉस्फोराइलेशन हो रही हैं। और अगर यही मैं आपसे सवाल अब करता हूँ कि ह्यूमंस के अंदर कौन सी फॉस्फोराइलेशन होती है, ह्यूमंस के अंदर कौन सी फॉस्फोराइलेशन होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमंस फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो उनमें फोटोसिंथेटिक यानी फोटो फॉस्फोराइलेशन नहीं हो सकती। नॉन साइक्लिक साइक्लिक दोनों की बात कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर, तो वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगी ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब साइकिल में, और साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का। और प्लांट्स के अंदर अगर मजीद पूछा जाए कि साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होती है या नॉन साइक्लिक, तो ये डिपेंड करता है, दोनों हो सकती हैं, ठीक है ना, दोनों होती हैं, साइक्लिक भी होती है, नॉन साइक्लिक भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको आपको सारे रिएक्शंस की समझ आई होगी, आपको लेक्चर की समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मज़ीद स्टूडेंट्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करें, ठीक है। लिहाजा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।